नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली रियल एस्टेट शो प्रॉपर्टी जंक्शन में। मैं हूं विपुल सिंह। भारत का रियल एस्टेट बाजार ठंडा पड़ रहा है। प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म एनारॉक की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 2025 की पहली तिमाही में 2024 की समान अवधि की तुलना में शीर्ष 7 शहरों की बिक्री 28% घटी है। घर महंगे हैं, नौकरियों में एआई की वजह से खतरा है, आमदनी बढ़ नहीं रही है और बैंक भी ऊंची ब्याज दरों के चलते परेशान है। ऐसे में मिडिल क्लास के घर खरीदार का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यही है सही वक्त घर खरीदने का या फिर अपग्रेड करने का। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं ऑन द शो पर। तो ऑन द शो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर में मकान महंगे क्यों हो रहे हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, इसके बारे में भी होगी विस्तार से चर्चा। घर खरीदने का ये क्या सही वक्त है, हमारे एक्सपर्ट से इसको समझने की हम कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या दाम घटने वाले हैं प्रॉपर्टी के। ये भी आज की चर्चा का विषय होगा। और मिडिल क्लास परिवार आखिर में इन तमाम चुनौतियों के बीच क्या करे, तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको हम देने की कोशिश करेंगे। और आज के इस शो को चेहरा दिया है अनिल कुमार ने। सबसे पहले अनिल के जरिए भारत के मिडिल क्लास से मिलिए और ये पैकेज देखिए, उसके बाद से आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहने वाले अनिल कुमार पिछले 6 महीनों से यही सोच रहे हैं कि क्या अब घर खरीदने का समय आ गया है या फिर कुछ और वक्त किराए पर रहकर इंतजार करना चाहिए। किराया हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन घर खरीदूं तो डाउन पेमेंट के लिए कम से कम 10 से 12 लाख रुपए चाहिए होंगे। बैंक की एफडी तोड़ दूं तो बेटी की पढ़ाई का फंड हिल जाएगा और ईएमआई की शुरुआत होते ही खर्चे हाथ से निकल सकते हैं। ये सवाल अनिल के दिमाग में कुलाचे मार रहे हैं। अनिल जिस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं उसकी कीमत 60 लाख रुपए है। बैंक 80% लोन देने को तैयार है, यानी करीब 48 लाख रुपए, लेकिन बाकी 12 लाख रुपए की व्यवस्था कैसे हो, यही सबसे बड़ा सवाल है। होम लोन की ईएमआई 42,000 रुपए आएगी। सैलरी से लगभग आधा हिस्सा उसी में चला जाएगा। ऊपर से इंटीरियर, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस चार्ज, ये सब अलग है। और आजकल नौकरी की भी गारंटी नहीं रही। एआई का डर है, कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग की बातें चल रही हैं। अनिल की दुविधा आज हर उस मिडिल क्लास परिवार की है जो घर खरीदने का सपना तो देखता है पर हर ओर से दबाव महसूस करता है। ब्याज दर, महंगाई, बचत और नौकरी की असुरक्षा। तो सवाल है, अनिल जैसे लोग करें तो क्या करें? फैसला अभी लें या थोड़ा रुकें? जवाब मिलेगा प्रॉपर्टी जंक्शन के एक्सपर्ट से। चलिए इसी दुविधा का हल तलाशने की कोशिश करते हैं और आज की हमारे इस तमाम प्रश्नों के उत्तर जो है देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रशांत ठाकुर जी, जो कि रीजनल डायरेक्टर एंड हेड रिसर्च है एनारॉक के। प्रशांत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल यही होगा सर कि बहुत लोगों के मन में ये दुविधा है, ये चिंताएँ चल रही हैं। अभी आपने अनिल की चिंताओं को देखा। क्या घर खरीदने का या फिर अपग्रेड करने का वाकई में ये सही समय है सर? देखिए, अगर आप अपने एंड यूज के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपने बेसिक खर्चे जैसे कि डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन वगैरह के खर्चे आपने जुगाड़ कर रखे हैं, तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी अपने एंड यूज के खरीदने के लिए इससे बेहतर समय कम नहीं आएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखें आज के डेट में रेरा के आने के बाद प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के ऊपर एक आपको अश्योरेंस है। अभी आप देखिए मार्केट में जितने भी सप्लाई आ रहे हैं उसमें 80 से 90% जो सप्लाई है ग्रेड ए डेवलपर्स लेकर आ रहे हैं। हालांकि प्राइसेस थोड़े भाग गए हैं ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने अपने फाइनेंसेस को सही रखा है और आपने डाउन पेमेंट वगैरह के लिए अपोर्शन कर रखे हैं फंड, तो एंड यूज के लिए आपके पास अभी ये समय काफी अच्छा है। जी सर, अगला प्रश्न आपसे ये होगा कि अभी जो है अफोर्डेबल हाउसेस के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या स्थिति आप देख रहे हैं? और लगातार जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आप भी पब्लिश कर रहे हैं। लग्जरी प्रोजेक्ट्स की ओर ज़्यादा ध्यान अब बिल्डर क्यों दे रहे हैं?
देखिए आपने जब अफोर्डेबल की बात करी तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। अफोर्डेबल हाउसिंग एक समय 2017 में 47% ऑफ ओवरऑल सेल्स हुआ करता था। आज के दिन में वो गिरकर करीब 18% नीचे आ चुका है। तो इससे साफ दर्शाता है कि अफोर्डेबल में भारी गिरावट आई है। इसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण अगर आप देखें, प्राइजेस इतने भाग गए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतना ऊपर चला गया, लैंड एक्विजिशन डेवलपर्स ने इतने हाई कॉस्ट पे किए हैं कि आज के डेट में अफोर्डेबल के नाम पे लॉन्च करना बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर आप पीएमओआई के हिसाब से अगर देखें, अफोर्डेबल का डेफिनेशन 40 लाख का जो कैप है, वो एक ऐसा प्राइस कैप है जो आज के डेट में इररिलेवेंट है। मेरे ख्याल से अफोर्डेबल का डेफिनेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे अहम बात ये हुई है कि कोविड के जाने के बाद हमने देखा है कि लोगों की जो प्रेफरेंस है बड़े घर की ओर काफी टिल्ट हुई है। आज के डेट में लोग एक बड़ा घर चाहते हैं, जहां पे जो बंदा 2 BHK देख रहा था वो 2.5 देख रहा है, 3 वाले 3.5 देख रहे हैं। उनको एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमने कोविड के समय देखा कि वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड काफी प्रचलित हुआ, और आज हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो सभी को एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए अपने घर के अंदर, जहां वो या तो वर्क फ्रॉम होम कर सके या फिर कुछ ऐसे परिस्थितियों में जहां पे उनको घर से स्कूलिंग या कुछ करना हो तो स्पेस चाहिए। जी। और हमने तेजी भी देखी, और बहुत लोगों ने अपग्रेड किया। तो मेरे ख्याल से वो एक समय आया जहां पे डेवलपर्स ने भी मार्केट ट्रेंड को इनकैश करने के लिए बड़े घर लॉन्च करने शुरू किए, जिसके वजह से अफोर्डेबल कहीं पीछे छूटता चला गया। लेकिन अगर हम भारत के हाउसिंग नीड को देखें, अभी भी बहुत बड़ा तबका है जो अफोर्डेबल और बजट सेगमेंट में आता है, और मुझे लगता है कि हमें अफोर्डेबल को रिवाइव करने के लिए फिर से बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट के भी कुछ इंटरवेंशंस मुझे लगते हैं रिक्वायर्ड हैं। आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सही प्राइस पे लैंड अवेलेबल होना। वो मुझे लगता है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मुहैया कराना चाहिए, तभी हम अफोर्डेबल हाउसिंग को वापस ला पाएंगे। वरना इस माहौल में जहां कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग को रिवाइव करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बिल्कुल सर, और जैसा आप कह रहे थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा बदलनी पड़ेगी, तो सर मिडिल क्लास आदमी, इसकी तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, नौकरी की जाने की टेंशन बनी हुई है एआई की वजह से, उसके लिए परिभाषा बदल भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो वैसे भी नहीं ले सकता सर। तो ये तो जेन्युइन समस्या है एक। नहीं, समस्या तो है। देखिए, हाउसिंग रियल एस्टेट तभी अच्छा कर सकता है जब आपका इकोनॉमी अच्छा कर रहा है। हालांकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन अगर आप देखें भारत का जो जीडीपी दर है वो अभी भी काफी रोबस्ट है। मेरे ख्याल से ये टेम्पररी अनसर्टेनिटी है, आईटी के सेक्टर में हो गया, या चाहे अगर आप देखें टैरिफ की वजह से बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी थोड़ी सी आपको अनसर्टेनिटी दिख रही है। मेरे ख्याल से ये एक एक टाइम है जहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा आपको दिखेगा, सेंटिमेंट में थोड़ी सी अनिश्चितता बड़ी बनी रहेगी। और रियल एस्टेट मेरे ख्याल से दो चीजों पे बहुत हेविली डिपेंड करता है। एक तो इकोनॉमी डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए, दूसरा क्या है, एक सेंटिमेंट जब पॉजिटिव रहता है, लोगों को अपने फ्यूचर इनकम को लेके काफी अगर कॉन्फिडेंस है, तब वो जाकर मकान खरीदते हैं। क्योंकि मकान खरीदना एक एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। जब तक आप अपने फ्यूचर इनकम को लेके बिल्कुल ही अश्योर्ड नहीं हो, मेरे ख्याल से लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। और जहां तक अगर आप बात करें कि इस साल के पहले तिमाही में जो गिरावट की हम बात करें 28%, हमें एक चीज ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो कंपेयर कर रहे हैं जी। फर्स्ट तिमाही ऑफ 2024 की, वो क्वार्टर बेस्ट एवर क्वार्टर था। तो हम हाई बेस से कंपेयर कर रहे हैं। नो डाउट थोड़ी सी तो हमें ग्रोथ में आपको देखिए कमी लग रही है। पर दूसरी बात मैं आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट दिखी 28% की, पर वैल्यू ऑफ सेल्स में 5%, ये 5.5% की गिरावट है। तो मेरे ख्याल से हम ये अभी नहीं कह सकते कि बिल्कुल मंदी आ गई। हाँ, प्राइसेस बढ़े हुए हैं, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा काफी अच्छे सप्लाई आने वाले हैं। जी। और इकोनॉमी के ऊपर अनसर्टेनिटी मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद वो थोड़ी सी सर्टेनिटी आएगी। और आरबीआई ने जो इंडिकेशन दिए, मेरे ख्याल से होम लोन की दरों में भी आगे आने वाले समय में कमी आनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बिल्कुल अभी कंट्रोल में है। ठीक सर, मेरा अगला सवाल भी वही था, क्योंकि 9 अप्रैल को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा होनी है, तो ये उम्मीद करें कि जो उम्मीदें हैं काफ़ी हद तक
कि रेट कट होगा, तो आने वाले दिनों में होम लोन के ब्याज दरों को लेकर के क्या साइकिल दिखाई दे रही है? क्या ये डाउन साइड की तरफ जाती दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में करीब 50 बेसिस पॉइंट दो हिस्सों में, दो चरण में आरबीआई अनाउंस करेगा। क्योंकि अगर आप देखिए, इन्फ्लेशन भी बहुत समय से कंट्रोल में है और डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में है, और अभी कोई ऐसा कोई ट्रिगर भी नहीं दिख रहा है इकोनॉमी में जिसकी वजह से महंगाई दरें बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल से ये सही समय आ गया, और इकोनॉमी में थोड़ी सी स्लगिशनेस आए उसी समय आरबीआई इंटरवीन करता, तो ये बिल्कुल सही समय है। और मार्केट की भी यही उम्मीद है कि दरें कम होंगी और इसका बेनिफिट बैंक्स उपभोक्ताओं को पास ऑन करेगी। हम्म, ठीक है सर। अब कुछ एक सवाल भी हैं। जब जो इस कार्यक्रम के बारे में हम सोशल मीडिया पे हमने पब्लिश किया, तो बहुत सारे सवाल लोगों से के आए, आपसे जो जुड़ना चाह रहे थे, आपसे पूछना चाह रहे थे। पहला सवाल हमारे राजेश पवार जी ने भेजा है, जो कि बागपत से हैं। कह रहे हैं कि वो घर खरीदना चाहते हैं, क्या घर जो है वो सस्ते होने की उम्मीद है? ये सर बहुत बेसिक सवाल है, और हर मिडिल क्लास के मन का ये प्रश्न है। ये खाली राजेश पवार जी ने पूछा जरूर है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या इस तरह की कोई उम्मीदें हैं कि आगे चल करके थोड़ी सी कीमतें कम हो, क्योंकि बहुत तेज़ी से कीमतें ऊपर गई थी। आपको आज जवाब देना चाहेंगे राजेश जी को? राजेश जी को मैं यही बोलूंगा, देखिए, रियल एस्टेट में अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस एक बार बढ़ जाने के बाद कम होती नहीं है। वो भले स्टैग्नेट कर जाए 2 या 3 साल तक, पर कोई डेवलपर ऑफिशियली प्राइस कट अनाउंस नहीं करते हैं। हमें ये देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव पेमेंट स्कीम्स डेवलपर्स लॉन्च कर रहे हैं, कुछ फ्रीबीज दे दें, पर अमूमन ये देखा गया है कि वो प्राइस कट अनाउंस नहीं करते हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में प्राइस कट की मुझे भी कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि आपको अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स मिलेंगे। अगर आप डेवलपर्स के साथ बैठते हैं तो आपको कुछ मेरे ख्याल से वो केस टू केस बेसिस पे शायद आपको कुछ डिस्काउंट दे दे। पर मेरे ख्याल से प्राइसेस कम होने की उम्मीद तो नहीं है। हाँ, प्राइसेस यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ने की भी उम्मीद नहीं है। वो लो सिंगल डिजिट में, लोकेशन स्पेसिफिक, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक में आप देखें प्राइस बढ़ सकती है, बिकॉज इन्फ्लेशन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का इम्पैक्ट पड़ता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में। पर जो तेजी हमने देखी है पिछले 1-2 सालों में, वो तेजी प्राइस में नहीं मिलने वाली। तो ये है कि प्राइसेस स्थिर रहेंगी। थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए, थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू कीजिए। उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगी, तो आपके पास थोड़ा समय आपको मिल जाएगा खरीदने के लिए। अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, पहले से कुछ पैसा इकट्ठा किया है, तो थोड़ा और समय ले लीजिए। अभी समय है, एकदम से शूटअप नहीं करेंगी प्राइसेस, तो वो आप उस स्थिति में जो है सस्ते नहीं होने वाले हैं। ये स्पष्ट कर दिया गया है प्रशांत जी की तरफ से। अगला प्रश्न सर अलीगढ़ से आया है, जो कि अनिल लोधी जी ने हमें भेजा है, और वो कह रहे हैं कि अभी की सिचुएशन में घर खरीदने के लिए एफडी तोड़ना बेहतर विकल्प होगा, या फिर पैसे पीएफ से निकालना उचित रहेगा? आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? मौजूदा रेट साइकिल को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए बेटर ऑप्शन क्या है? एफडी तोड़ी जाए या फिर पीएफ से पैसे निकाले जाए? देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिचुएशन स्पेसिफिक सवाल है। मैं पीएफ तोड़ने की तो अभी सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये है। और आप देखें, पीएफ में रेट ऑफ रिटर्न्स एफडी से कहीं ज्यादा बेटर है। तो अगर आपने बाकी फाइनेंसेस सिक्योर कर लिए हैं, आपको लग रहा है कि आपके फ्यूचर इनकम में कोई बाधा नहीं आने वाली है, और आपको सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, तो मेरे ख्याल से पीएफ के बजाय आप एफडी का इस्तेमाल करें। पर एक चीज का ध्यान रखें, आप अपने फ्यूचर कैश फ्लो पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। उसी हिसाब से आप देखें, आप या अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं या फिर रेडी टू मूव इन ले रहे हैं। आप पहले बैंक से अपने होम लोन को भी अप्रूव करा ले, ताकि ऐसा ना हो कि आपने एफडी भी तोड़वा लिया और आपके लोन अप्रूवल में कुछ दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आप परचेज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक अजीब सी स्थिति में फंस जाएंगे, जहां पे आपने अपना एफडी भी तोड़वा लिया और भी नहीं ले पा रहे। तो मेरे ख्याल से एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर देखिए। पहले बैंक से आप अपना लोन प्री अप्रूव करा लीजिए, प्रोजेक्ट देख लीजिए बिल्कुल सही है कि नहीं, फ्यूचर इनकम के ऊपर अपनी थोड़ी सी सर्टेनिटी आप देख लें, और फिर आप एफडी के जरिए डाउन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक सर। अगला प्रश्न सर हमारे पास आया है पुणे से। रजनी रानी जी ने आपके लिए प्रश्न भेजा है, और वो कह रहे हैं कि घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, रेडी टू मूव खरीदना चाहिए या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा? आप क्या सजेस्ट करेंगे सर, पुणे की मार्केट को देखते हुए? देखिए, ये भी एक सवाल है जो कि
एक एक खरीदार के फाइनेंशियल पोजीशन और उसके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मकान लेकर तुरंत शिफ्ट करना चाहता हूँ और मेरी फाइनेंशियल या मेरी कैश फ्लो ये परमिट नहीं करती कि मैं ईएमआई भी पे कर पाऊँ और रेंट भी पे कर पाऊँ, और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन डिले या किसी और तरीके के रिस्क को लेना नहीं चाहता हूँ, तो मैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी प्रेफर करूंगा। हालांकि उसमें अपने नुकसान भी और अपने फायदे भी हैं। फायदा यह है कि आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जीएसटी नहीं देना पड़ता है। नुकसान ये है कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी जनरली थोड़ी सी महंगी होती है कंपेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन। एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आपको अपने मन का चॉइस नहीं मिलता है। अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर आप काफी अर्ली स्टेज में खरीद रहे हैं तो आपको किस फ्लोर पे चाहिए, किस लोकेशन में चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए, ये चुनने की थोड़ी छूट रहती है। पर उसका एक दूसरा फ्लिप साइड ये है कि आपको उसमें जीएसटी देना पड़ता है और आपको कंस्ट्रक्शन रिस्क लेना पड़ता है। हो सकता है डिले हो, लेकिन उसका एक ये फायदा है कि मैं आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रेच कर पाता हूँ। वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है तो मुझे पूरा पैसा अभी नहीं देना है। तो आप अगेन मैं ये बोलूंगा कि एक घर खरीदने के लिए आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल पोजीशन पे, अपने कैश फ्लो पे और अपने फ्यूचर इनकम के ऊपर ध्यान में रखते हुए और अपने रिस्क एपेटाइट के ऊपर चूज करना चाहिए। तो ये दोनों बिल्कुल सिचुएशन स्पेसिफिक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अभी डाउन पेमेंट करूंगा और आने वाले 4-5 साल में धीरे धीरे करके मैं पेमेंट करूंगा और तब पोजीशन लूंगा और तब तक मैं रेंट पे रहूंगा, तो मेरे ख्याल से आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे अभी तुरंत मकान खरीदना है, मैं रेंट और ईएमआई दोनों नहीं पे कर सकता हूं, तो मेरे ख्याल से आप रेडी टू मूव इन देख सकते हैं। पुणे के मार्केट में अभी काफी अच्छे रेडी टू मूव इन भी अवेलेबल है और काफी अच्छे डेवलपर्स के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी मार्केट में है। जी, तो उम्मीद करते हैं रजनी रानी जी आपको काफ़ी डिटेल एनालिसिस मिल गया होगा प्रशांत जी की तरफ से। अब जरा जो है आपको बता दें कि जैसे रजनी रानी जी हैं या बाकी हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं रियल एस्टेट को लेकर के, प्रॉपर्टी बाजार को लेकर के। आपके मन में कोई भी दुविधा, कोई भी सवाल है तो आप निश्चित जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तरीका बिल्कुल आसान है, आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा। प्रॉप लिखें सबसे पहले और उसके बाद से अपना सवाल भेजें। सवाल लिखने से पहले आपको बता दें अपना नाम, शहर का नाम अवश्य दिखे भेजें, क्योंकि हर जगहों पर प्रॉपर्टी की सिचुएशन, प्रॉपर्टी की मार्केट अलग अलग होती है। तो अपने सवाल को आप जितना विस्तार देंगे, जितने डिटेल में आप अपने सवाल हमें भेजेंगे, उतने ही विस्तार से हम अपने एक्सपर्ट से आपके सवाल का उत्तर लेंगे। सवाल में बिल्कुल जो है डिटेल के साथ अपनी सवाल को अवश्य हमारे साथ भेजें। 9354027995 9354027995 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप में आप सबसे पहले प्रॉप लिखें, नाम, शहर का नाम और उसके बाद से जिस भी प्रॉपर्टी के बारे में जो भी सवाल है आपका, मकान खरीदने को लेकर के, दुकान को लेकर के, रेंटेड मकान लेने को लेकर के, आप बहुत डिटेल में अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो गया हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें कि हमारे सहयोगी हर्ष हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं और बताते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट का इस समय लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या कुछ आंकड़े वो आज लेकर के आए हैं। हर्ष बताइए। जी देखिए, एक तरीके से ज़बरदस्त बज़ देखने को मिल रहा था रियल एस्टेट में 2024 के आखिरी तक, लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखा है। अगर आप शुरुआती इस साल के 3 महीनों की बात करें तो यहाँ पर एक धीमापन देखने को मिला है। हम कुछ आंकड़े पेश करते हैं आपके सामने ताकि आपको पता चल सके। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए मार्केट का जो ट्रेंड क्या बता रहा है। क्वार्टर 1 की बात करें 2025 की, जो 7 शहर हैं उनके जो यहाँ पे बिक्री है उस पर करीब 28% की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे जो हम लोग बात करें, जो टॉप 7 मेट्रोपॉलिटन शहर हैं यहाँ पर, तो उसमें बिक्री 28% तक घटी है। पहली तिमाही यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे शुरुआत के साल की, जनवरी से लेकर मार्च तक की, नई लॉन्चिंग में भी धीमापन आया, करीब 10% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। इसके अलावा अब आप कंपेयर करके देखिए यहाँ पर क्वार्टर 1 में 2024 की बात करें तो जो घर थे उनकी जो बिक्री हुई थी करीब 1,30,000 थी। वहाँ से अब घट के कितनी हो गई है 2025 में बात करें पहले क्वार्टर की 93,280 93,280 घरों की बिक्री हुई है। तो यानी एक बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम लोग दूसरा ग्राफिक्स आपके सामने पेश करते हैं, उस पर बताते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से एनसीआर शहर है या फिर और कौन से शहर है जहाँ पे परसेंटेज वाइज एक गिरावट देखने को मिली है। अब ये देखिए, इसके अलावा ये भी है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें पुणे में
करीब 51% इस गिरावट में योगदान दिया है। सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो इसी के यहाँ से वजह से आई है। इसमें मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 26%, पुणे में 30%, तो इस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप देखिए, अब हम यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले एनसीआर में 20% की गिरावट देखने को मिली है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें 26% की गिरावट यहाँ पर है। बेंगलुरु की बात करें 16% की गिरावट यहाँ पे है। पुणे में आप देखिए 30% की गिरावट। ये इसके अलावा सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ पर देखने को मिली है? हैदराबाद में। हैदराबाद में 49% की गिरावट है। चेन्नई की बात करें 26% की गिरावट यहाँ है, और कोलकाता में 31% की गिरावट है, जो कि एनारॉक की रिपोर्ट यहाँ पर बताती है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि भाई हम लोग अगर आपको बताएं कि यहाँ पर जो गिरावट का जो सिलसिला है, आप इसको अगर देखें तो ये जो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इससे पहले क्या स्थिति देखने को मिल रही थी, और आप ऐसी भी स्थिति देखने को मिली कि 2021 से लेकर 2024 तक जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं, जो एप्रिसिएशन है, वो 100% तक बढ़ता हुआ दिखा है। तो एक और अगली प्लेट हम लोग लाते हैं ताकि व्यूअर्स को बता सकें यहाँ पर। तो देखिए, दिल्ली और एनसीआर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, और कुछ शहरों में जो कि हम लोग अभी आपको बताएंगे कि 100% से ज़्यादा 128% तक एप्रिसिएशन होता हुआ दिखा है, वो जो है सेक्टर 150 यहाँ पर। तो इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। नोएडा सेक्टर 150 में आप 2 BHK फ्लैट की बात करें तो किराया 66% तक बढ़ा है। मंथली के हिसाब से आप देखिए कितनी बड़ी ग्रोथ है यहाँ पे। अगर हम एप्रिसिएशन की बात करें यहाँ पे, रेंट एप्रिसिएशन की, इसके अलावा सोना रोड जैसे अगर इलाकों की बात करें तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी की कीमत है किराए की तुलना में ज़्यादा बढ़ी है। इसके बाद अगर आप पुणे की बात करें यहाँ पे, वहाँ पर मंथली किराए की जो बढ़ोतरी है वो ज़्यादा हुई है, जबकि प्रॉपर्टी की वृद्धि से भी ये आगे निकल गई, यानी कि जो प्रॉपर्टी का प्राइस एप्रिसिएशन उससे ज़्यादा तो यहाँ पर किराए का एप्रिसिएशन होता हुआ दिखा है। अब इसके बाद कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। किस पर दबाव देखने को मिल रहा है? बैंकिंग के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने पीछे खबरें भी देखी इस तरीके से लिक्विडिटी क्रंच, ये इस तरह की चीज़ें सामने आए और आरबीआई भी यहाँ पे इंजेक्ट करता हुआ दिखा। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है यहाँ पर, अगर आप बैंकिंग का कर्ज की बात करें, यहाँ पर ऋण की तो सालाना आधार पर 11% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, और डिपॉजिट में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर ये जो परसेंटेज है वो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे 7 मार्च को जो 15 दिन का पखवाड़ा जो समाप्त हो रहा है, उसमें जो कुल जमा डिपॉजिट जो हुआ है वो 181 लाख करोड़ रुपए रहा है। इस दौरान बैंकों का जो कुल कर्ज है वो 225 लाख करोड़ रुपए रहा है। और इसके अलावा जो नकदी संकट है उससे बैंक तो हम लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ में जिस तरीके से उम्मीद की जाती है कि डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगी, वैसी नहीं बढ़ रही, और कर्ज लेने वाले भी यहाँ पर कम आ रहे हैं। चलिए, तो ये तमाम वो नंबर्स रहे, आंकड़े रहे, और एनारॉक की रिपोर्ट है, और वहीं से प्रशांत जी हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि आपकी रिपोर्ट कह रही है प्रॉपर्टी की बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही है, फिर ये मकान के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं सर? मतलब रियल एस्टेट कंपनियां चाहती क्या है आखिर में? मतलब हमारे जैसे लोग खाली देखते रहे मतलब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ते हुए? सर देखिए विपुल जी, जब हम 28% गिरावट की बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24, वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट सेलिंग क्वार्टर रहा है। तो मेरे ख्याल से एक हाई बेस इफेक्ट की वजह से भी हमें 28% की गिरावट देखने को मिला है। दूसरी बात अगर मैं ये बताऊं कि अगर हम वैल्यू ऑफ सेल्स के टर्म में गिरावट की बात करें तो एक बहुत ही मामूली सी गिरावट आई है 5.5% की। और जहां तक आपने बोला कि प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रही, देखिए इंडस्ट्री एक साइक्लिक इंडस्ट्री होती है हमारी रियल एस्टेट की। आप ये देखेंगे कि 2 साल प्रॉपर्टी लॉन्चेस सेल्स काफी अच्छे होंगे, फिर आपको 1-2 क्वार्टर ऐसा दिखने को मिलेगा जहां पे आपको एक ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन या ईयर ऑफ नॉर्मलाइजेशन आप बोल सकते हैं। क्योंकि अगर ये हमेशा अगर आपको बढ़ता हुआ प्राइजेस रहे या सेल्स बढ़ते रहे तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट की प्राइजेस एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगी जहां पे हमें बबल क्रिएशन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये 1-2 क्वार्टर की जो आप थोड़ी सी गिरावट देख रहे हैं, और मैं आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गिरावट बहुत बड़ी नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू। तो हमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ये लेना चाहिए कि ये 1-2 क्वार्टर हो सकते चीजें नॉर्मलाइज, और अगर मान लीजिए 2-3 क्वार्टर में प्राइस एप्रिसिएशन लो सिंगल डिजिट रहता है और आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करें, और आप ये कंसिडर करें कि कोविड के तुरंत बाद हमने जो प्राइस एप्रिसिएशन देखा उसके 5 साल पहले तक, मैं बोलूंगा कि 8-9 साल पहले तक हमने कोई प्राइस एप्रिसिएशन बिल्कुल ही नहीं देखा, प्राइसेस बिल्कुल स्टैग्नेंट। तो शुरू के रनअप जो हमने प्राइस में देखे वो कैचअप था,
और प्लस उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और तेजी की वजह से हमने प्राइस एप्रिसिएशन देखा। तो मेरे ख्याल से कभी कभी इस बुल रन में आपको थोड़ी सी करेक्शन हमेशा हेल्दी रहती है, वही हम अभी इस सेक्टर में देख रहे हैं। पर आप ये देख लीजिए जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन हुए हैं, 25,000 करोड़, 25,000 एकड़, सॉरी, लैंड एक्वायर हमारे टॉप 10-12 डेवलपर्स ने किए हैं। अगर आप इन टॉप लिस्टेड डेवलपर्स के बैलेंस शीट पे ध्यान देंगे, उनके डेट लेवल आज के डेट में हिस्टोरिकली लो लेवल पे है, कैश फ्लो काफी अच्छा है, मार्केट से भी उन्होंने थ्रू डेट थ्रू इक्विटी काफी पैसा उठाया है। तो आने वाले समय में हम लॉन्च पाइपलाइन काफी स्ट्रांग देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे की ओर ही जाने के संकेत मिलते हैं, ऊपर नहीं जाएंगे। और इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी जैसे ही कम होगी, हम रियल एस्टेट में आप देखेंगे वो वाइब्रेंसी बनी रहेगी। तो अभी सिर्फ 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर अगर हम ये कह दें कि नहीं मार्केट में मंदी आ गई, प्राइसेस करेक्शन हो गए, मेरे ख्याल से ये थोड़ा प्री मैच्योर होगा। ठीक है सर, अब आपने तो सारी बातें बता दी, लेकिन यही है कि आपने कहा कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है। करेक्शन जो है वो कीमतों में भी आ जाए, हम लोग तो यही ख्वाहिशमंद है सर। लेकिन इन सब के बीच में सर आप से ये समझना चाहेंगे कि अभी ये तमाम रिपोर्ट्स को देख करके जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए एक आम खरीदार जो है उसको किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, अभी अभी इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहे जी। अच्छा, तो मैं अज्यूम करता हूं कि एंड यूज के लिए अगर आपको अपने डाउन पेमेंट का आपने इंतजाम कर रखा है, आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी अच्छे डेवलपर से आइडेंटिफाई कर रखी है और आपको अपने जॉब को लेके सर्टेनिटी बनी हुई है, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही समय है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। जी लेकिन ये वो समय नहीं जहां पे आप एक्सेसिव बोरोइंग कर कर आप मकान खरीदें। ठीक सर। इस बीच हर्ष को धन्यवाद करना भूल गए। हर्ष, धन्यवाद, थैंक यू आपका ये तमाम आंकड़े पहुंचाने के लिए और इन तमाम डिटेल्स के साथ डेटा जो है वो शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, मेरा अगला सवाल भी वही जो आम निवेशक हैं उनको लेकर के ही होगा कि अभी जो हम नंबर्स देख रहे थे जो हर्ष ने हमें दिखाए, जो आपने रिपोर्ट पब्लिश की, क्या इस नंबर्स को देख करके क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि बिल्डर्स की तरफ से आने वाले दिनों में कोई बड़े डिस्काउंट ऑफर हो सकते हैं क्या? आपने ये तो कह दिया कि कीमतें एक बार बढ़ जाती हैं तो कीमत तो कम होगी नहीं, लेकिन कुछ ऑफर्स क्या आने वाले क्वार्टर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर नंबर्स ऐसे ही रहते हैं तो? देखिए, डिस्काउंट तो मेरे ख्याल से मुश्किल है। हाँ, आप देख सकते हैं कि इनोवेटिव पेमेंट प्लान्स, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स डेवलपर्स ऑफर करना शुरू करेंगे और आने वाले फेस्टिव सीजन में आप देखेंगे इस तरह के स्कीम्स मार्केट में आ रहे हैं। सर, चलते चलते लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, कोई एडवाइस हमारे जो खास तौर से जो मिडिल क्लास व्यक्ति है जिस पर कि देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, सामान्य टैक्स पेयर है, घर का सपना ले करके वो आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके लिए 2-4 शब्द चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट, खास करके रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, एक अच्छे दौर से गुजर रहा है। मैं सिर्फ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं बता रहा हूँ, रेरा के आने के बाद इंडस्ट्री में काफी ट्रांसपेरेंसी आई है। आप देखेंगे काफी ग्रेड ए डेवलपर्स का पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से जो पहले एक एप्रीहेंशन रहता था एक आम होम बायर को कि मैंने मकान खरीदा, टाइम पे पोजीशन मिलेगा कि नहीं, कंस्ट्रक्शन पूरा होगा कि नहीं, वो सब चीजें अब मार्केट से निकल चुकी हैं। जी और आप देखें जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन में तेजी आई है, एवरेज कंप्लीशन पीरियड भी कम हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि रियल एस्टेट के लिए अच्छा समय है। और इस थोड़ी सी मैं बोलूंगा कि थोड़ी सी जो आप देख रहे हैं ब्लिप आई है मार्केट में, ये सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, आप सारे इंडस्ट्री को देख लीजिए। कोविड के बाद चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे रियल एस्टेट, चाहे टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, सारे सेक्टर्स में हमने बहुत तेजी में उछाल देखा। और अभी क्या हो रहा है कि चीजें वापस नॉर्मलाइज हो रही। तो हम उस हाई बेस के कंपैरिजन में ये नहीं बोल सकते कि वापस से मंदी के दौर पे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया की ग्रोथ अगर सारे इंडिकेटर्स देखें, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन हो, एडवांस टैक्स कलेक्शन हो, FY26 का जीडीपी फोरकास्ट हो, मेरे ख्याल से सारे आंकड़े अच्छे हैं। जी तो मेरे ख्याल से घबराने की बात बिल्कुल नहीं है।
और ये हम काफी अच्छे समय पे हैं। काफ़ी अच्छे समय पे हैं। प्रशांत सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हमारा ये शो पहली बार ऑन एयर हुआ था तब आप हमारे विशेष मेहमान थे और काफ़ी लोगों को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया था। बहुत लोगों की, हमारे जो दर्शक हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर को दोबारा आमंत्रित किया जाए और बड़ी खुशी की बात है कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। उम्मीद करते हैं आगे भी समय समय पर जो आपकी जो गाइडेंस है वो उससे गाइडेंस से जो है हमारे जो तमाम दर्शक हैं, जो लोग घर खरीदार हैं, उनका मार्गदर्शन आप करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आज के शो की जो बड़ी बातें निकल के आई हैं उसको ज़रा समझ लीजिए। घर खरीदने से पहले आर्थिक स्थिरता जरूरी है। अपने भविष्य को लेकर के जब तक आप सुनिश्चित नहीं हो तब तक घर खरीदने के बारे में या बड़ी ईएमआई के बारे में ना सोचें। ईएमआई और डाउन पेमेंट के अलावा अतिरिक्त खर्चों का भी हिसाब रखें। ऐसा ना हो कि आपने प्लानिंग सिर्फ ईएमआई की है, डाउन पेमेंट की है, लेकिन बाकी एक्सपेंसेस के लिए जब वक्त आए तो आपके लिए परेशानियां खड़ी हो जाएं। मार्केट का ट्रेंड देख करके सही समय का चुनाव करके ही आप जो है अपने मकान की खरीदारी करें। उससे आप निश्चिंत रहेंगे और आसानी से जो है अपनी ईएमआई पे कर सकेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही आप भी अपने मकान के मालिक बनेंगे, हमारे इस कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है। अगले एपिसोड में नए टॉपिक, नए एक्सपर्ट और नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपका कोई सवाल है तो लगातार सवाल भेजते रहिए हमें। और सवाल पूछने का तरीका एक बार और बता देते हैं चलते चलते आपको। प्रॉप लिखना है आपको, PROP, प्रॉपर्टी के का सिर्फ आखिर शुरुआती जो है 4 अक्षर आपको लिखना है। उसके बाद अपना नाम, शहर का नाम और प्रॉपर्टी बाजार को लेकर के जो भी आपके सवाल हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। 9354027995 9354027995 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जो सवाल लिखें थोड़ा डिटेल में भेजें, किस शहर से आप बोल रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी, किस तरह की प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्टेड हैं, इसके बारे में, घरेलू प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इस तमाम जानकारियों के साथ आप भेजेंगे तो हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जो है वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।